राजस्थान में कोरोना की दस्तक। विधानसभा में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दी जानकारी। राजस्थान आए थे इटली के 21 पर्यटक, इनमें से 15 पर्यटक मिले कोरोना पॉजिटिव। इटली के 2 पर्यटक हैं एसएमएस आइसोलेशन वार्ड में। प्रदेश के 215 लोग आए इनके संपर्क में, इनमें से 193 लोगों के नमूने लिए हैं जांच के लिए। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि राजस्थान घूमने आए कोरोना संक्रमित पर्यटक प्रदेश के 215 लोगों के संपर्क में आए थे। राजस्थान विधानसभा में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसकी जानकारी दी। रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव एक पर्यटक जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, जबकि उसकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सावधान हो गया है। चिकित्सा मंत्री ने सदन में बताया कि इटली का एक ग्रुप राजस्थान घूमने आया था। इन लोगों के संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनकी जांच करवाई जा रही है। सावधानी बरतते हुए जैसलमेर, बीकानेर, मंडावा, जयपुर के होटलों के कर्मचारियों की जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। एसएमएस अस्पताल में भी 37 लोगों के नमूने जांच के लिए जुटाए गए हैं। इटली के इस ग्रुप से 215 लोगों के संपर्क में आने की जानकारी मिलने के बाद इनमें से 193 लोगों से भी जांच के नमूने लिए गए हैं। कुल 26 पर्यटकों का ये समूह दिल्ली से 22 फरवरी को बीकानेर पहुंचा था। यहां से 24 फरवरी को ये जैसलमेर, 25 को जोधपुर पहुंचा और 26 फरवरी को उदयपुर में रुका। इसके बाद ये जयपुर में रुके। यहाँ तबियत खराब होने पर इटली के एक नागरिक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ से इसे एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। यहाँ इटली के नागरिक की पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 29 फरवरी की रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, लेकिन 2 मार्च को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिक्कत यह है कि एसएमएस अस्पताल में केवल स्वाब की ही जांच होती है। ब्लड की जांच पुणे की नेशनल बायोलॉजी लैब में होती है। यहां से भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इसकी पत्नी से भी सैंपल लेकर पुणे भेजा गया। जांच में ये महिला भी पॉजिटिव निकली। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि 26 लोगों का एक ग्रुप दिल्ली से चला था, जिसमें 21 पर्यटक इटली के थे। चूंकि इटली कोरोना प्रभावित तीसरा बड़ा देश है, ऐसे में इटली से आने वालों की स्क्रीनिंग जरूरी है। चूंकि ये दल दिल्ली में उतरा था, इनकी स्क्रीनिंग वहीं होनी चाहिए थी। कोई लापरवाही नहीं है। मैंने सदन में जो बताया कि जैसे ही वो मरीज हमारे अस्पताल में आया, उसको हमने आइसोलेशन में रखा। आइसोलेशन में रहने के दौरान ही उसके स्वाब की जांच की गई, वो नेगेटिव आई। नेगेटिव आने के बाद जब ये लगा कि इनकी और भी बीमारी हो सकती है कोई, तब मेडिकल आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया है। ये बार बार मैं कह चुका हूँ, भ्रम फैलाने की कतई कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। सारी बातें डिटेल में मैंने सदन के सामने रखी विधानसभा में। सदन में जब इस मुद्दे पर बात चली तो विपक्ष ने भी अपनी तरफ से पूरा भरोसा दिलाया कि इस वायरस से निपटने के लिए हर कदम पर विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ है। मंत्री जी, इसमें हमें भी शामिल करो। और सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी तो बुलाओ। आप हमारे साथ दिल्ली चलना, दिल्ली चलो। हम आपके साथ पीछे पीछे चलेंगे, पर ये हम है ना, हम करेंगे, ये नहीं अपने सब मिलकर करेंगे। ये भाव पैदा करो अपने सब। ये जरूरी भी है कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति से हटकर सोचना और साथ देना चाहिए, लेकिन इससे इतर अगर प्रशासनिक और सरकारी सावचेती पर नजर डाली जाए तो उसमें तेजी की जरूरत महसूस होती है। जिस तेजी से ये वायरस दुनिया के बाकी देशों को अपनी चपेट में ले रहा है, इन हालात में ये सावधानी जरूरी भी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे को एक बार फिर हम आज छूने की कोशिश कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जो भय और कहर के साथ साथ तमाम चीजों को इफेक्ट कर रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान विधानसभा के 2 सदस्य, जो वहां जब बहस हुई तो उसका हिस्सा भी बने। हमारे साथ डॉक्टर उषा बाटू भी हैं, जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगी कि कहां सावधानी रखनी चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। श्याम चंद्र शर्मा साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं एक बार रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा। वरिष्ठ विधायक है, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। मीना साहब,
वायरस जो है ये हिंदुस्तान में बना नहीं है, कहां से निकला, पूरी दुनिया में इस तरह कहें कि कोहराम मचाया हुआ है, लेकिन फिर भी सियासत इस पे हो रही है। विधानसभा में भी जब चर्चा चल रही थी तो उस दौरान भी दोनों तरफ से कुछ व्यंग भी चले, किसी के हाथ में है इसे रोकना? देखिए, ये बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैंकर वायरस है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेही है। ये विश्व के बारे में, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा, एक कंट्री का प्रश्न नहीं है। इसके प्रिकॉशंस तो है ही, साफ दिया ही है, लेकिन ये आखिर इसका खात्मा के लिए इसको स्क्रीनिंग का जो सिस्टम है किस तरह से डेवलप हो रहा है, ये चीज नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने, इसने नहीं किया, इस डॉक्टर ने ये कर लिया, उसके बजाय हमें संयुक्त रूप से ऐसी कोई योजना बनाना पड़ेगा ताकि हमारा देश जिसमें आना शुरू हो गया है वो कैसे सुरक्षित रहे और चीन की तरह हमारे यहाँ भी भयावह स्थिति पैदा नहीं हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसको हमें राजनीति से उठ करके और स्टेट से सेंटर के मामले को छोड़ करके एक दूसरे का दोषारोपण करके, जो पॉलिटिशियन दोषारोपण करते हैं उनको इससे दूर रख करके और किस तरह से हम इसे बचें ताकि हम सुरक्षित रह सकें, सबसे बड़ी अहम बात यही है इसमें। जी रामलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जब विधानसभा में इस पर चर्चा हो रही थी तो आपकी पार्टी के सदस्यों ने इस पर व्यंग भी कसा और जवाब में रघु शर्मा जी ने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान रखना चाहिए था कि किस तरह से स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी, एडवाइजरी पहले जारी करनी चाहिए थी। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से आपको लग रहा है कि इसकी कोई वैक्सीन तैयार होगी? देखिए योगेंद्र जी, इस समय आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से इस समय तो मानवता को बचाने की आवश्यकता है और मानवता को बचाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो तत्काल उठाने चाहिए। और आज जैसे सदन के हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा कि ये वक्त इस बात का है कि आपने कितना काम किया और कितना नहीं किया, ये आलोचना परिलोचना का नहीं है। इस समय आवश्यकता है कि सदन के सभी मान्य सदस्य एकमत है और सरकार को जो कुछ कदम उठाने चाहिए वो तत्काल उठाए। और यहां तक भी हम कहेंगे कि यदि सरकार को बिना प्रक्रिया अपनाए हुए भी अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो आवश्यकता की पूर्ति करे। और इससे भी आगे बढ़कर गुलाब चंद कटारिया जी ने तो यहां तक कह दिया कि यदि सदन इस बात को आवश्यकता महसूस करता है कि सभी मान्य सदस्यों को धन देने की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था भी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस समय जिस तरीके से राजस्थान के अंदर प्रवेश किया है और प्रवेश के बाद में 23 लोगों का एक दल आता है, उनमें से 2 पॉजिटिव पाए जाते हैं और 2 पॉजिटिव पाने के बाद में वो दल जयपुर से आगरा जाता है, आगरा से दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचते पहुंचते 21 में से 16 लोग पॉजिटिव उनके लक्षण पाए जाते हैं। तो उसके बाद में सभी को इस बात की चिंता होती है कि आखिरकार वो जहां गए, चाहे वो झुंझुनू गए हैं, बीकानेर गए हैं, जैसलमेर गए हैं, जोधपुर गए हैं, उदयपुर गए हैं, फिर जयपुर आ गए, फिर आगरा गए, तो इस ट्रैक के अंदर जहां वो रुके हैं उनसे कितने लोग संपर्क में आए हैं, कौन सी होटल के लोग संपर्क में आए हैं, भ्रमण जहां उन्होंने किया है उन भ्रमण करने वाले गाइड उनके संपर्क में आए, टैक्सी चलाने वाले लोग उनके संपर्क में आए। तो आज आवश्यकता इस बात की कि उन सब के लिए सरकार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों का भी कम से कम एक परीक्षण जरूर कराए, टेस्ट जरूर करा ले, उनकी जांच जरूर हो जाए ताकि कहीं ना कहीं ये एक विकृत या विकराल रूप धारण नहीं कर ले कहीं। जी डॉक्टर उषा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ना सियासत करने का वक्त है। इस पर वास्तव में यही होना चाहिए कि इससे बचें कैसे। मैं आपके पास में आना चाहूंगा, किया क्या जाना चाहिए? ये भयावह रूप है इसका, हम बच सकें इससे, क्योंकि ये बात तो सही है कि राजस्थान में पॉजिटिव, कहीं भी पॉजिटिव को मरीज मिलता है तो उसकी दस्तक शुरू हो चुकी है वहां पे। इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कोरोना वायरस है क्या, क्योंकि ये वायरस के वैसे ही सिम्टम्स है, वैसे ही लक्षण देता है जो एक नॉर्मल जो वायरल के सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, जिसे जो आम जनता है आम लक्षणों को देखकर इसको लापरवाही में लेता है। अगर किसी को भी सर्दी, जुकाम, खांसी हो, गले में खराश हो तो उसे तुरंत चिकित्सक के पास जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार चाइना में काफी लोग इससे ग्रसित हुए और ये विकराल रूप धारण कर लिया, अपने राजस्थान, अपने भारत में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें कई प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए अभी तक किसी विशेष प्रकार की ना कोई मेडिसिन बनी है, ना वैक्सीन बनी है। ये वायरस भी पहले ही कई तरह के वायरस 2 भी आ चुके हैं, जिसमें सोर्स, मार्स, 2 तरह के वायरस थे, लेकिन ये वायरस इस तरीके का है जिसका कोई अभी वैक्सीनेशन नहीं मिला है। तो हमें सावधानी के रूप में सबसे पहले है कि हम किसी भी ऐसे स्थान पे ना जाएं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जाएं तो अपन मास्क रखें और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश हो। अपन पैकेजिंग चीजें को कम यूज करें,
सात्विक खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि अपने पास एक ही उपाय है इस समय, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली, अपनी जो इम्यूनिटी पावर है उसको मजबूत किया जाए ताकि हम इस रोग के संपर्क में ना आए। इसके लिए सावधानी जरूर रखें। दूसरा एक ये कहा जा रहा है कि जहां भीड़ भाड़ हो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है और इसमें कैसे बचा होली का तो जो रंग जमता है वो भीड़ में ही जमता है, तो इसमें भी कुछ वास्तव में सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि फॉरेनर्स काफी होली खेलने और देखने आते हैं। इस समय हमें सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि यह एक विकराल समय है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस चीजों को अभी कुछ समय के लिए, इस समय की जो होली है हम नमस्कार से ही, कुछ दूर से ही मनाएं। अगर स्थिति संभलते इस बार तो हम अगले साल जरूर इसका अच्छे से मनाएं। बिल्कुल। मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा, आपका बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस भी है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है। अब तक अगर ऐसी कभी कोई इस तरह की स्थितियां बनी हैं तो किस तरह का ध्यान रखा गया सरकार के स्तर पे, स्क्रीनिंग के लिए क्या सिस्टम क्या फॉलो किया गया? ये बहुत जिस टाइप का वायरस है ये कोरोना, ये अलग टाइप का है, ये एड्स से ज्यादा खतरनाक है, बल्कि ये दूसरी बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, तो हमें नमस्कार भी करें लेकिन हाथ मिला के गले मिल के नमस्कार भी करोगे तो पहुंच जाएगा। ये इतना भयंकर है कि ये तो हवा से भी उड़ करके पहुंचता है, तो इसके प्रिकॉशंस के लिए पूरी गाइडलाइंस देना चाहिए था। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि न स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में अभी तो कोई सोच ही रहे हैं, विचार ही कर रहे हैं, बल्कि इसको पूरी तरह से ये कैतनीर करने को अंतर को छोड़ करके इमीडिएट इसको कैसे हमें बचाया जाए, किस तरह से क्या स्थिति है। तो ठीक है, गर्मी आती जा रही है इसलिए इसका थोड़ा प्रकोप कम हो सकता है आगे जा करके, लेकिन इससे बचने का उपाय इमीडिएट ये तो बहुत जरूरी हो गया। यदि ये नहीं किया तो ये फैलता जाएगा तो हम सभी तरह से नुकसान में रहेंगे। ये नहीं है हम मानव जीवन से नुकसान में रहेंगे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से दूसरे हमारे पर्यटक भी आना बंद हो जाएंगे और हमारी औद्योगिक दृष्टि से हम बहुत कमजोर होंगे, देश की स्थिति ठीक नहीं बैठेगी। इसलिए इसको तो एक जगह पर हमें स्क्रीनिंग भी कैसे करें, किसके वो आया था। मेरा सवाल ये है कि कभी ऐसी स्थितियां बनी है, आपने कभी ध्यान हो कि हाँ ऐसे हालात बने थे तब ये किया गया था उस वक्त? नहीं, इस तरह का तो कोई अभी तक बैठा नहीं, दूसरी ऐसी कोई बीमारी आई नहीं जिसने मतलब वो छींकने से खांसने से होती, ये तो आपके मूवमेंट से भी स्टार्ट हो जाता है ना। ये तो बड़ा अजीब वायरस है, इसके से तो बचाव के जितना भी हमें संसाधन जुटाना पड़े प्राथमिकता से जुटाना चाहिए। देखिए, स्वाइन फ्लू भी हमारे यहाँ का नहीं था, स्वाइन फ्लू भी आया हमारे यहाँ पे। हाँ, तो उस वक्त स्वाइन फ्लू को लेकर के भी टेमीफ्लू एक टेबलेट, लेकिन मार्केट में टेबलेट उससे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। हाँ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका वैक्सीनेशन ही अभी तक इजाहर नहीं हुआ, यानी कि कोई सर्च हो सकता है इस पे लग रहे होंगे, लेकिन अभी जैसे ट्रंप आए थे इस दौरे में तब भी उनसे पूछा गया, तो 1 से सवा साल तो अभी अगर हाँ उसमें लगेगा तब तक हो सकते हैं कि कितनी तबाही होगी। हम आपको बता दें कि इसके साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं। चलिए, एक तो सेहत के साथ तो जुड़ा हुआ ही है। आज भी हिंदुस्तान के मेडिसिन मार्केट की बात करें तो जब हमारी बात हो रही थी किसी से, 70% रॉ मटेरियल मेडिसिन का ये चाइना से आ रहा है। वो अभी रॉ मटेरियल लेने को हिंदुस्तान तैयार नहीं है, आ भी नहीं रहा वहां से। तो मार्केट में जो मेडिसिन हैं बहुत लंबी चौड़ी एक स्टोर नहीं रहता है, उसका भी आती रहती हैं, खपती रहती हैं, आती रहती हैं, खपती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन से जब रॉ मटेरियल बंद हुआ है तो उसके बाद में मार्केट में इसकी किल्लत भी आ सकती है। वो भी एक मुझे लगता है कि बड़ी एक चुनौती सरकार के सामने होगी, हमारे मुल्क के सामने होगी। दूसरा, हमारा ज्वेलरी व्यापार है वो काफी प्रभावित हो रहा है। एक एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेड एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, वह उससे प्रभावित हो रहा है। मैं रामलाल जी के पास में जाना चाहूंगा। रामलाल जी, एक विषय है ये तो हम जिसको छू रहे हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो दूसरी बातों के बारे में विचार करेंगे। बहुत सारे इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, केवल एक हेल्थ का विषय नहीं है। अभी रामनारायण जी ने कहा कि गवर्नमेंट अभी तक कोई एडवाइजरी तो खैर चलो जारी हो गई होगी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे कोई काम नहीं किया कि हमें करना क्या है। अभी कोई रणनीति बनी नहीं है। हालांकि दोनों तरफ से कहा तो ये जा रहा है कि अभी जैसे मैं हर्षवर्धन साहब को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट्स पे अलर्ट कर दिया गया है। हम समय से ऐसा तो नहीं लग रहा है थोड़े से लेट हो गए, क्योंकि अगर वायरस में जो फॉरेनर्स आ रहे हैं वे कहीं ना कहीं से लेके आए हैं, या तो एक्सपर्ट टीम नहीं है हमारे पास में, अभी चूक कही जा सकती इसे। देखिए योगेंद्र जी, अभी जो हेल्थ मिनिस्टर ने
जो स्टेटमेंट सदन के अंदर दिया उसके अंदर उन्होंने अपने सरकार के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किए उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने इस बात का जिसकी चिंता आपने जाहिर की है कि रॉ मटेरियल नहीं आने की वजह से कई मेडिसिन भी मार्केट में उपलब्ध नहीं हो सकती और इसमें कालाबाजारी और स्ट्रोक जो लोगों करने की मानसिकता थी उसके ऊपर भी चिकित्सा मंत्री जी ने सदन के अंदर बताया कि हमने जिला कलेक्टरों को इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की अगर कोई शिकायतें आती है तो उनके खिलाफ तत्काल वो कार्रवाई करने का काम करें। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वो इकोनॉमिक नुकसान जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके पहले इस वायरस के ऊपर कंट्रोल करें, लोग इसके संपर्क में नहीं आए या इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर पाए, प्राथमिकता इस बात की है। और जिस तरीके से जो एक दिन के अंदर ही जब आगरा से दिल्ली पहुंचते हैं और उनकी संख्या 21 में से 16 पॉजिटिव आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और मुझे चिंता इस बात की है कि सरकार को अब तत्काल तत्परता के साथ एक विज्ञापन इस प्रकार का जारी करना चाहिए कि इनका ये रूट था, इस रूट के ऊपर ये आए थे, इतने दिन इस होटल के अंदर वो रुके थे, ये इन पर्यटक स्थानों के ऊपर उन्होंने भ्रमण किया था, इन लोगों ने जहां इनके संपर्क में आए उनको तत्काल नजदीकी चिकित्सालय के अंदर जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। अगर उस प्रकार के लक्षण उनके अंदर पाए जाते हैं, इसमें लापरवाही नहीं बरते और कम से कम इसके लिए एक ऐसा अभियान के रूप में चले कि किन किन चीजों से हमारे को सावधानी रखनी है और उन सावधानियों से रख के हम इससे बचा जा सकता है। और जैसे WHO ने कहा कि अभी इसकी वैक्सीनेशन 1 साल पहले संभव ही नहीं है इसके आना, तो 1 साल तक हम इंतजार थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। इस समय तत्काल यही है कि जितना बचाव कर लेंगे वही हमारे लिए ठीक रहेगा। जी, मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये फॉरेन से ये हमारे यहाँ पे ये वायरस पहुंचा है और बड़ी चिंता की बात है कि जब 21 में से 16, ये तो एक दल की बात कर रहे हैं हम, और जो आइडेंटिफाई हुआ सबसे पहले उनकी उम्र जो है करीब 70 साल है। तो इसका ये असर भी होता है कि एज ग्रुप या आपकी बॉडी में कितनी स्टेमिना है, किसी भी बीमारी को आप कितना उसको फेस कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ इसमें है? हाँ सर, ये जरूर है। जब एज इसमें काफी डिपेंड करती है। अगर आप 60 से 70 साल अगर आप उससे होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी वैसे ही कम होती है। और जैसे कि 60-70 साल में कई तरह की बाकी बीमारियां भी होती है, जिनको हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ऐसी काफी बीमारियां होती है जिससे ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है और वो जल्दी इन बीमारी के संपर्क में आ जाता है। लेकिन अगर अपन सावधानी रखें, उनके लिए ज्यादा जरूरी है जो अस्थमैटिक पेशेंट हो, क्योंकि ये सबसे पहले फेफड़ों को इफेक्ट करता है, इससे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे निमोनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो इसमें सबसे पहले आते हैं। ये फेफड़ों की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा फेफड़ों से ही हमारे ऑक्सीजन का, क्योंकि जैसे बताया गया, अपन मास्क को इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि ये सबसे पहले अपनी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। उसकी वजह से अपना जो है सिम्टम्स है इसके लंग्स में सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, ये सारी चीजें आती है। और 60 से 70 एज ग्रुप में जो एज वाले लोग हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी काफी कम होती है, तो उनको ये जल्दी इफेक्ट करता है, इसलिए उनको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जी, दूसरा एक बात और बताएं मुझे कि क्या वास्तव में हमारी कहीं चूक कहें इससे कि एयरपोर्ट्स में हम ठीक से स्क्रीनिंग कर पाए या फिर इस वायरस के जो खतरे थे उनको हम भाप नहीं पाए, चूक है, कह सकते हैं हम कहीं पे चूक रही है हमारी? हाँ, ये हमारी चूक रही, इसीलिए 21 जो बाहर से जो लोग आए हैं उनमें से 16 लोग पॉजिटिव पाए गए। कुछ ऐसे जो है टेस्ट हैं जो गवर्नमेंट ने नहीं करने दिए, क्योंकि ये वायरस होता है कि केवल टेम्परेचर देखने से, कुछ 1-2 टेस्ट से नहीं पता चलता। ये एक साइलेंट वायरस की तरह होता है जो अपनी बॉडी में रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसके जो है सिम्टम्स अपन को दिखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वायरल की तरह ही इसके सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि इस समय मौसम भी बदलता जा रहा है, जो आजकल सभी में सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो हमें जो गवर्नमेंट सरकार है उसको ऐसे टेस्ट करनी चाहिए ताकि जो वायरस है उसका जो कोज है जो है वो हमें पता चले। जी, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, विधानसभा में चर्चा हुई, लोकसभा में भी इस मामले को लेकर के उठ चुका है, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जो हैं वो भी इस पर बोल चुके हैं। कुछ इसमें सियासी बू भी आई, मतलब कहने का कि कटघरे में खड़ा किया गया कि आप अगर समय पे ये करते तो ऐसा नहीं होता, ये किया तो ऐसा नहीं होता। खैर, लेकिन देर से ही सही दोनों तरफ से लास्ट में ये कहा गया कि चलिए ये एक ऐसी महामारी है ये जिसके लिए जो चाहिए हम एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, इसमें कोई सियासी मुद्दा नहीं है ये। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि चूक हुई है कहीं पे। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इटली का निवासी अगर राजस्थान या देश में आता है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, इसमें दो है।
जांच होनी चाहिए थी, जांच में लापरवाही हुई है। इस कारण से हम राजस्थान में भी पॉजिटिव आ गया और हम उसको इलाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कि हम उसको भेज नहीं सकते। आज हमारे संकट ये हो गया कि 2 व्यक्ति, एक तो है ही पॉजिटिव, तो निश्चित उसकी पत्नी भी, क्योंकि हमको भी लगा तो क्लियरेंस हो जाएगा, तो उसके बाद 2 व्यक्ति तो आज हमारे राजस्थान में, जयपुर में भी मौजूद है। अब ये कितनी भयावह बीमारी है, चीन का देख लिया हाल आपने, सारी स्थिति खराब है, सब कुछ है, सब चिंतित हैं इस देश के लोग और दुनिया में भी लोग। आज जयपुर के लोग चिंता का विषय इसलिए होगा कि हमारे यहाँ मौजूद है वो वायरस किस तरह से काबू में रहेगा, फैलेगा नहीं फैलेगा, चिंता का विषय सरकार के सामने और आम लोगों के सामने भी है। लेकिन आज विधानसभा में जिस प्रकार का माहौल, प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की हर कार्रवाई के साथ है हम, और हमको नहीं है कोई विरोध करना है इसका, बल्कि आपको समय रहते हुए आप नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको जो भी खरीदना हो, जो भी अगर इलाज, इससे क्या कहा जाए कि प्रतिपक्ष खुद भी घिर सकता था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, और जो आप कह रहे हैं कि चूक हुई है इसमें। देखिए, जो चिकित्सा मंत्री ने जो बयान दिया वो तो साफ कह रहे थे कि भाई आया कैसे, ये तो इटली से आया है, हमने तो, और रोड के माध्यम से हमारे यहाँ प्रवेश कर गया। हमारी भी कमी ये है कि हम विदेशियों को राजस्थान आने से पहले स्क्रीनिंग नहीं कर पाए, ये हमारी भी लापरवाही है, केंद्र की तो है, लेकिन राजस्थान सरकार की भी लापरवाही है कि कोई भी विदेशी आ रहा है, हम स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे तरीके से कम देशी तो हमारे लोगों की तो मत करो, लेकिन विदेश से जो मालूम है कि इटली में है ये, या चीन, या जहां पे भी जो भी है, अगर कोई आ रहा है विदेशी तो उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, इसमें चाहे पैसा कितना ही खर्च हो, क्योंकि हो जाने के बाद तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, ये कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों की चूक मानी जाएगी। अब आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको खुली रूप से आज, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी बैठक भी ले रहे हैं इस बात को लेकर के, लेकिन मेरा मानना ये था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके खुला डिस्कस कीजिएगा, जो है वो तो सामने है, लेकिन अब ये ना फैले और आगे किसी भी व्यक्ति को इससे पीड़ा को झेल करके, कहीं जिस तरह की स्थिति विदेश में बनी है वो भयंकर है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है, मैं तो परमात्मा से भी कहता हूं कि वो यहाँ पर मौसम बिगड़ा है, उसकी वजह सुधार करे, गर्मी हो जाए तो ये वायरस अपने आप इस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बात सही है कि आज चिंता का विषय देश के सामने है। सरकार जिस प्रकार की स्थिति करे हुए है, तो अब वो कह रहे हैं कि हमको इसमें जिस प्रकार से वो चाहिए सारी चीजें खरीदने के लिए, तो उन्होंने कहा कि खरीदिए, कौन कह रहा है टेंडर कीजिएगा, आपको चाहिए तो खरीद लीजिएगा, लेकिन फिर राज्य सरकार कहती कि पैसे की कमी है तो केंद्र सरकार हमको कुछ दे दे। ये सारी बातें जिस प्रकार की बातें आ रही थी, ये तो इमरजेंसी फंड गवर्नमेंट के पास में होता ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को जिस तरह से विपक्ष ने समर्थन दिया, उससे नहीं लगता है कि आपके किसी भी कारगर कार्रवाई की। लेकिन देखिए कि अशोक लाहौटी ने कहा कि साहब हमारे जो आबादी इलाका क्षेत्र है प्रतापनगर में, अगर उसमें वहां रख दिया है तो वहां के लोग भयभीत है, क्योंकि वहां 400 हॉस्टल है, सारी बातें, तो उसको एकांत में कहीं बनाना जाना चाहिए, जिससे कि वो 4 किलोमीटर के दायरे से दूर होना चाहिए। सारी चीज प्रिकॉशन में आपको जब मालूम है कि इस तरह की स्थिति है, उसको 60 घंटे तक SMS में रखना, जहां पर कि आईसीयू वही था वार्ड, दूसरा नहीं था, साधारण वाले में जो होता है कि आईसीयू उसमें रख लिया। तो ये सारी चीजें 275 लोग इससे संपर्क में आए, अभी तक सारी जानकारी जो आई है। अब स्क्रीनिंग हो रही है, रामाडा की भी हो रही है, बाकी उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर की भी हो रही है, सब जगह अब चेते हैं, लेकिन ये सारी लापरवाही तो राज्य सरकार की है। जी देखिए, इसमें मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी जैसे MLA साहब रामलाल जी भी कह रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर टेम्परेचर होता है तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन 2-3 दिन से जो मानसून तो क्या कहूंगा, सॉरी, इसमें जो मावट हुई है, मौसम जो बदला है, इसके कारण थोड़ी ठंडक हुई है, टेम्परेचर डाउन गया, कई जगह पे 8 डिग्री सेल्सियस गया, जयपुर की ले लीजिए थोड़ा डाउन गया है, सीकर और इधर जब मंडावा जहां पे जाके आए हैं वहां पे टेम्परेचर डाउन गया है। वायरस का कोई है टाइम पीरियड कि हवा के संपर्क में आने से वायरस फैल रहा है, तो इसका टाइम है कि हाँ ये रह सकता है पूरे टाइम पे, और जो संपर्क में आएगा वो ही इस को नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे हमारे प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद में इसको श्लेष्मा ज्वर कहा जाता है। ये कफ रोग से संबंधित होता है कि जैसे ही ठंड बढ़ती है, मौसम ठंडा होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो ये जल्दी इफेक्ट करता है। तो ये अपने जो फेफड़े होते हैं, अगर मौसम जैसे ही मतलब ठंडा हुआ तो ये जल्दी अपने शरीर को इफेक्ट करेगा। ये अगर गर्मी बढ़ती है तो इसका जो असर है वो कम होना शुरू होगा,
क्योंकि जो वायरस है ये टेम्परेचर में इसका इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, ये जो इसका अग्रेसिव है ये इसका कम हो जाएगा, इसीलिए मौसम का भी इस पे काफी असर है। लेकिन हमें इसमें काफी सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए हमें नीम गिलोय है जो अमृता कहा जाता है, वो इसके लिए काफी असरदार है, इसलिए सरकार को जगह जगह पे लोगों को जागरूकता लाना इसमें जरूरी है। जी, मैं डॉक्टर साहब लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस और उस पे हो रही सियासत के। मैं डॉक्टर साहब आपके पास में था कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड कुछ कह सकते हैं भी, जैसे मेरी एमएलए साहब से बात हो रही थी कि इतने टाइम पे आपके कपड़ों पे रह सकता है, इतने टाइम पे हाथों पे रह सकता है, इतने टाइम पे ऐसे रह सकता है। तो गर्मी का इस पे असर पड़ेगा जब स्वतः ये थोड़ा कम हो सकता है। हाँ, जब टेम्परेचर अपना बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो इसका असर कम हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक श्लेष्मा ज्वर है जो कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से जो ये वायरस होता है, ये एक कोरोना एक मुकुट की तरह का वायरस होता है। ये स्वाइन फ्लू जैसा नहीं है, बट जैसे इसके सिम्टम वैसे ही है। तो ये उसके जो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वायरस के इफेक्ट्स को कम कर देता है, खत्म नहीं करता लेकिन कम कर देता है। और सरकार अगर समय पे सही उपचार करती है, सही डिसीजन लेती है, तो हम इस चीजों से मतलब जो विकराल रूप चाइना में नहीं हुआ वो अपने देश का भी ना हो, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस चीज के लिए कदम उठाने चाहिए। नहीं, लेकिन इसका कोई वैक्सीनेशन है नहीं अभी तो हम जो देसी नुस्खे हैं उन्हीं की कह सकते हैं एक तरह से। इसमें अभी जैसे कि बचाव ही सुरक्षा है, अगर आप इसमें अभी से बचाव सावधानियां रखें तो वो ही इसका अभी इलाज है। बाकी अभी इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है, तो ये जरूरी है हम इसके लिए लोगों को जागरूक करें, वही इसके लिए सही रहेगा। जी रामलाल जी, कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं कुछ सरकार की तरफ से, क्योंकि आप लोग हाउस में थे, उसके अलावा भी कुछ चीजों से अवगत कराया गया हो कि हाँ सरकार ऊपर से भी केंद्र से भी ये निर्देश हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी ये करने जा रही है। क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि आपने स्क्रीनिंग शुरू करा दी एयरपोर्ट पे, वो किसी भी गवर्नमेंट की बात ये नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग भी क्या प्रॉपर तरीके से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, वहां जो लोग जा रहे हैं वो भी एक्सपर्ट हैं कि नहीं है। क्योंकि देखिए ये जब हमारे यहाँ सांगनेर एयरपोर्ट से आए, अगर स्क्रीनिंग की ऐसी स्थिति होती तो मुझे लगता है कि उन्हें रोका जा सकता था। ये तो खुद जब यहाँ पे घूम करके राजस्थान में, उसके बाद जब इन्हें छींक आनी शुरू हुई, रामाडा होटल जो यहाँ का एक निजी है, उस होटल में उनको एहसास हुआ कि कुछ तबीयत खराब हो रही है, तब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके बाद इन्हें जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है तब सैंपल लेना और इस तमाम जो चीजें हैं उनका पता लगना शुरू हुआ। देखिए योगेंद्र जी, ये जयपुर एयरपोर्ट पे नहीं आए, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे आए थे। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा ये झुंझुनू गए, झुंझुनू से मंडावा, मंडावा से बीकानेर होते हुए जैसलमेर, जोधपुर होते हुए उदयपुर, उदयपुर से वापस इसी रूट से आए। लेकिन जहां तक बात इस बात की है कि सरकार की हर दिन एडवाइजरी आ रही है, नई नई एडवाइजरी आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एडवाइजरी जारी कर रही है इस मामले में, स्टेट गवर्नमेंट भी एडवाइजरी जारी कर रही है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बीमारी का अभी हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है कि जिसके आधार पर हम कंट्रोल कर सके। इसका तो बचाव जितना हम कर लें, जितना सतर्क हम हो जाए उतना ही काफी है। लेकिन ये इस बात के चिंताजनक है कि जिस तरीके चाइना के अंदर इस बीमारी ने एक तरह से कोहराम मचाया है, और जैसे चाइना से होते हुए उन्होंने आज कहा कि 76 स्टेट कंट्रियां, 76 कंट्रियां आज इस कोरोना के दायरे के अंदर आ चुकी है। तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को जितनी जो भी उपाय करने चाहिए वो लास्ट स्टेज तक जाके काम करने की आवश्यकता है। कहीं कोई शंका किंतु परंतु ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इस समय प्रतिपक्ष ने आज स्पष्ट कर दिया सदन के अंदर कि हम जो भी आप निर्णय लोगे, जैसे भी आप निर्णय लोगे, कहीं आपको प्रक्रिया के अंदर कोई बाधा है तो कभी प्रतिपक्ष इस बात के लिए उंगली नहीं उठाएगा कि आपने इस तरीके का निर्णय क्यों कर लिया। प्रतिपक्ष हमेशा आपके साथ है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ये इंसानियत को बचाने का काम है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। और इसलिए सरकार को जो भी निर्णय लेना है वो तत्काल निर्णय ले।
इनको जिस तरीके से अब सबसे बड़ा संकट इस बात का रहा है कि अगर 15-20 दिन और खिंच गया चाइना के अंदर, तो आने वाले समय के अंदर जो रूटीन की मेडिसिन है वो रूटीन की मेडिसिन का भी मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल ज्यादातर वहीं से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और ये भी एक बड़ा चिंता का विषय होगा। मैंने जैसे कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और आना शुरू हो चुके हैं, भविष्य में और प्रॉब्लम आ सकती है। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये तो चलिए एक बात हुई कि स्क्रीनिंग की जो मैं बात कहना चाहूंगा, स्क्रीन का क्या लग रहा है आपको कि ये अगर दिल्ली, क्योंकि बीच में बात ये आ रही थी कि ये लोग जयपुर एयरपोर्ट पे आए और एयरपोर्ट से फिर ये यहाँ पे होटल और कई जगह घूमते हुए आए, लेकिन अभी जो सामने इसमें खुलकर की चीज आ रही है कि दिल्ली से बाई रोड ये यहाँ पे पूरे राजस्थान को विजिट करने के लिए निकले, शायद मिनी बस वगैरह में किसी में होंगे ये, और उसका चालक उसके परिवार के साथ में, उसके फ्रेंड्स के साथ में कहीं तो संपर्क में आता होगा, होटल में जहां आप ठहर रहे हैं। तो ये शायद 250 से ज्यादा लोगों की इस बात को लेकर के पहचान कर ली गई है कि जिनके वो संपर्क में आए थे। लेकिन ये देखिए एयर वायरस है, ये हवा के अंदर भी काफी रहता है ये, तो वहां एक सबसे बड़ी चुनौती है कि आप पे हवा में यहां से कोई निकल करके जा रहा है, उस हवा के संपर्क में 50 लोग और जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आ सकता है। तो कहां कहें कि कुछ चूक, लापरवाही, या फिर समय के साथ हम चेत नहीं पाए? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि हमारा प्रदेश और देश जिस स्थिति में है उस तरह से हम ना तो स्क्रीनिंग कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पे भी 8 देशों की फ्लाइट आती है और उसकी स्क्रीनिंग ढंग से हो, किस प्रकार की मॉनिटरिंग कौन करेगा, सब चीजें बहुत तरीके से, क्योंकि विदेश से आने वाला व्यक्ति और उस दायरे वाला व्यक्ति जहां पर इसका रोग है, तो आपको बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इसमें कोई अभी तक इलाज है नहीं कोई। आज जिस प्रकार से सभापति जी विचार रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसकी अनुपालना नहीं की और आपने अपनी वहां पे दे दी आयुर्वेदिक या कोई भी चीज अगर हमने ला के रख दिया और महामारी फैल गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज मंत्री जी बड़े भयभीत थे इस बात के, वो ये कह रहे थे कि नहीं, लेकिन आयुर्वेद में तो सहजता वाली चीजें हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता, साइड इफेक्ट वाली बात नहीं, उसमें वही है कि प्रिकॉशन वाली बात है। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि इससे इलाज संपूर्ण रूप से खत्म, आपको क्यों प्रिकॉशन लेना है, जो इस बीमारी को, सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी बहुत जरूरी है इसमें। सबसे पहले तो वो ये कि आप ये हो कि आप अस्पताल की तरफ जाए नहीं, बिना भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए नहीं, कोशिश करें कि आप इस तरह की स्थितियां जहां बनती हो वहां से दूर रहने का प्रयास करें, तो सही बात है, क्योंकि आप अपने खुद को बचाओगे तो अपने परिवार को बचाओगे, या अपने जो जिस क्षेत्र में रहते हो उसको बचाओगे, क्योंकि आप किसी दूसरे क्षेत्र से अपने क्षेत्र में ले जाके बीमारी दे दोगे तो वो भयंकर स्थिति पैदा होगी, जिस प्रकार से चाइना में जो रूप लिया उससे सबसे पीड़ा का विषय है कि वहां जिस प्रकार की स्थिति बनी और भयावह स्थिति है, क्योंकि वहां तो बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आ पाई, जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल करने का जो प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से कुप्रचार चल रहा है कि आते ही उसके वो हो रहा है, ये सब चीजों को रोका जाना चाहिए। प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। लोगों को भयभीत नहीं करें, लोगों को सजग करें, ये बीमारी आपको आए ही नहीं, इसलिए आप ये चीज कीजिएगा, जितना कर सकते हैं वो करिएगा, आप परिवार में कीजिएगा, समाज में बताइएगा, बाकी लोगों को बताइएगा, जिससे कि हम इसको दूर रख सके, ये महामारी हमारे यहाँ प्रकोप के रूप में नहीं फैले। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कुछ आ गए, केरल में है, दिल्ली में है और राजस्थान में भी है पॉजिटिव आ गए, तो इसलिए ये तो है कि वायरस तो आ गया हमारे यहाँ, इसको वायरस को वही सीमित कैसे रखा जाए, ये सबसे बड़ी बात है, दिया जाए, बिल्कुल इसके लिए सब कुछ करना है, जो भी कुछ करे सरकार, केंद्र करे, चाहे राजस्थान करे, बाकी के लोग जो भी करें, और भामाशाह लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करके, पैसे की कमी हो तो भामाशाह को भी इन्वॉल्व करो, कि कम से कम जब आपके देश के लिए, प्रदेश के लिए भामाशाह लोग, पैसे के लिए कोई कमी नहीं आएगी, सरकार कहेगी हमको ये चाहिए भाई, भामाशाह मशीन खरीदे, ये खरीदे, क्योंकि अभी तक जांच के लिए भी अंतिम रूप से हमको पुणे का रास्ता देखना पड़ रहा है, केवल जयपुर में इजाजत। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मेरा एक सवाल है रामनारायण जी से मैं करना चाहूंगा। मीना साहब, आप लंबे समय से विधायक भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, जब स्वाइन फ्लू का ये वायरस आया तब भी ये बात उठी थी कि भाई पुणे के भरोसे हम क्यों हैं, क्योंकि जांच के लिए सैंपल वहां भेजा जा रहे थे, टाइम लग रहा था। चलिए उसके बाद में कुछ सिस्टम दुरुस्त हुआ, लेकिन आज भी हम विश्व स्तरीय लैब हर स्टेट में नहीं बना पा रहे हैं। ये बड़ा मुझे लग रहा है कि चिंता का विषय है। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं,
हमने ये रिसर्च कर लिया, लेकिन आज भी हर स्टेट के अंदर ऐसी लैब नहीं है कि जिसमें जांच कर। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसी लैब अभी तक नहीं है, तो मुझे लगता है सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर। हम जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने के लिए बैठते हैं। आज कही जाएगी कि हाँ लैब के लिए हम टेंडर कर देंगे, जल्दी होगा। कब होगा? जब लाशें बिछेंगी। देखिए ये तो साफ है, जब जरूरत होती है तब कुआं खोदते हैं, आपने सही कहा, लेकिन वो कुएं को बिना खोदे अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। जब वो चीज आगे बढ़ जाती है उसके बाद उसको भूल जाते हैं। ये हमारी पानी पूरा नहीं निकालते, कीचड़ पे छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, वो थोड़ा 2 फुट भी खुदा या पूरा खुदा उसको छोड़ दिया। तो ये जो टेंडेंसी है, जो तरीका है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक फर्स्ट का सवाल है, अभी तो यही डिसाइड नहीं हो रहा कि इसके लिए क्या चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट भी इतनी कमजोर नहीं है और भारत सरकार भी नीचे आएगी। नहीं, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ सर, देखिए पुणे के अंदर जो लैब है वो किसी भी तरह की वायरस की जांच करता है, उसी से तो आज हमारे पास में सैंपल्स जो वहां भेज रहे हैं उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसी लैब हम क्यों नहीं बना पा रहे? नहीं, ये इसमें ज्यादा टाइम भी लगने की बात नहीं है। देखिए ये तो एक्सपर्ट्स की बात है, इतना वो नहीं है तो हम उसको अपने इक्विपमेंट्स नहीं कर सके, हमारे पास कोई जगह नहीं है या कोई बात है। ये बड़ा जो इससे जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट्स है, उनको इसको इमीडिएटली कैसे एक्ट करें। केवल विधानसभा में बोल दिया, पेपर में आ गया, हम इतनी सारी समझे, इसका नहीं है। हमने उसके लिए क्या किया साहब? हम भारत सरकार नहीं दे रही तो भारत सरकार तो नहीं दे रही, तो भारत सरकार को जनता ने देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम क्या कर सकते हैं मानवीय दृष्टिकोण से? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी भयंकर। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, चिंताजनक स्थिति है। मैं रामलाल जी के पास में जाना चाहूंगा। रामलाल जी, ये लगता नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिले करते हैं? बहुत सारी योजनाएं आती हैं मेडिकल हेल्थ को लेकर के, हर स्टेट की भी आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देती है कि हम ये योजना लेकर के आ रहे हैं, इससे पूरे प्रदेश को, देश को इससे राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये प्लानिंग नहीं करते हैं कि विश्व स्तरीय लैब एटलीस्ट हर स्टेट में मिले, या अगर पड़ोसी अगर राज्य हैं तो उनके बीच में कोई एक बड़ी लैब बन सके। देखिए तो इसके वो भी रखते हैं योगेंद्र जी, इनको अनुभव भी है कि अस्पताल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि इनका खुद का बड़ा अस्पताल है, तो ये सुझाव अच्छी तरह से दे सकते थे। नहीं योगेंद्र जी, मैं बात करूंगा कि 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य वो कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाए, और एक ये कि आदमी बीमार ही नहीं हो। आज सदन के अंदर रामनारायण जी मौजूद हैं, एक भी मान्य सदस्य ऐसा नहीं है कि जिसने सदन के अंदर ये बात नहीं की हो कि सबसे बड़ी जड़ जो बीमारी की है वो मिलावट है और मिलावट के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन घोषणा ही होती है, घोषणा की क्रियान्वित नहीं होती। मैं भी आज प्रतिपक्ष का सदस्य हूं, लेकिन मैं भी इस बात का पुरजोर समर्थक हूं कि सबसे ज्यादा आज अगर कहीं बीमारियों को अगर कहीं जगह मिल रही है तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मिलावट। अपने को खाने को शुद्ध नहीं मिल रहा, पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल रहा, अपने को हवा शुद्ध नहीं मिल रही। मिल क्या रहा है? शुद्ध कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे रामनारायण जी ने कहा ना कि आवश्यकता जब महसूस होती है तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो हम उसके बाद में भूल जाते हैं कि यार क्यों फालतू में बजट करने की आवश्यकता नहीं है, इतना बजट दूसरे मध्य में करेंगे तो उसकी वाहवाही मिलेगी। लेकिन हम सबक देखिए, हम ये कहते हैं कोई फेलियर रहता है तो उससे हम सबक नहीं लेते हैं। हर विफलता या ठोकर हमें लगती है तो एक लेसन देती है कि आप संभल करके चलिए, नहीं तो गिर जाओगे। हमसे मतलब संबंधित जो सभी इससे जो भी सरकार के अंदर है या नीति का निर्धारण करने वाले लोग हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन इस ऐसे सेंसिटिव विषय है कि हम जितनी भी सरकारें योजनाएं बनाती है, क्रियान्वित करती है, वो इंसान के लिए तो करती है कि लोक कल्याणकारी सरकार इंसानों का भला करेगी, इंसानों को सुख सुविधाएं देने के लिए। लेकिन जब कोई कार्य ऐसा हो कि जब आफत गले में पड़ जाए उसके बाद में हम प्रयास करना शुरू करें तो वो बहुत देर हो जाती है। मैं चाहता हूं कि कम से कम राजस्थान के अंदर एक लैब तो ऐसी हो कि जो दूसरों की तरफ हमारे को देखने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सा बजट हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, इतना सा बजट तो एक लैब स्थापित करने के लिए तो ज्यादा बजट की आवश्यकता भी नहीं है। इतने बड़े कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट लेके हम चलते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आवश्यकता है और इस आवश्यकता के लिए काम भी करना चाहिए। मैं मीना साहब आपके पास में आना चाहूंगा। महामारी की बड़ी स्थितियां बनी है, बाढ़ से कई बार बीमारियां हुई हैं। सूरत का मुझे प्लेग का ध्यान है कि उस समय एयरपोर्ट्स, इंटरस्टेट जो बस स्टैंड्स हैं उन पे भी स्क्रीनिंग के लिए बात कही गई कि जो सूरत से आ रहा है एक व्यक्ति की जांच हुई थी। गांव में भी अगर कोई सीधा चला गया तो उस तक की भी जांच हुई थी। स्क्रीनिंग पहले भी लेकिन इतने अवेयर थे, मुझे नहीं लगता कि आज जो संसाधन है पहले उस वक्त होंगे, क्योंकि ये तो बात में शायद 30 साल पुरानी कर रहा हूं जब सूरत में प्लेग फैला था तब की। तो स्क्रीनिंग की जो बात करते हैं, वास्तव में वहां पे एक्सपर्ट होते हैं कि या बस आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है, इसकी किस तरह की स्क्रीनिंग होती है? जब आपके पास संसाधन ही नहीं है जी, साधारण सी बात करते हैं तो एक मन की संतुष्टि कह सकते हैं। मन की संतुष्टि सबसे बड़ी बात है। देखिए जो लोग जिम्मेदार है वो क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है।
और वो इसमें एक्सपर्ट्स हैं नहीं है। जो भाषा बोल रहे हैं आज आपके डॉक्टर साहब कह रही हैं, इनको इस बात का ज्ञान है, इसलिए हमसे ज्यादा ये ठीक ढंग से इसको एक्सप्लेन कर पा रही है। तो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनको अब तक क्यों नहीं ढूंढा गया, इसमें देरी क्यों गई किसी भी स्टेज पे, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। और जब जो लोग एक्सपर्ट्स नहीं है, पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट ऐसे क्यों हो रहे हैं? आज किसी जगह पे डायरेक्टर बना हुआ है और उसको ज्ञान नहीं है, एमबीबीएस डायरेक्टर है, या कोई भी किसी भी आज होम मिनिस्टर को ज्ञान ही नहीं, पुलिस की कार्यशैली क्या है, उसको होम मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल जो डिसीजन हो रहा है हमारे देश में आज सब तरह की पर्सनालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश से, तो हमारी जो कमी हम क्यों नहीं पूरी कर रहे? और वो तो बात छोड़िए, जब आज जिस चीज की जरूरत है उस चीज के लिए हमने क्या है? बस ये गाइडलाइंस जारी कर दी, इस तरह से करिए, आप छींकिए तो साइड पे रुमाल लेके करिए, जेब में रुमाल नहीं, ये बातें छोड़ करके हमें इस पे इमीडिएटली निर्णय करना पड़ेगा। मीटिंग लेने से नहीं, हमें फील्ड में एक्ट करना पड़ेगा। ये भूलना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, भारत सरकार क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उस तक सीमित रहिए। जो कर सकता है उसको करेंगे। इसमें कोई दौरान फंड्स कितना चाहिए? अब मेरे को 10 करोड़ 50 करोड़ कोई मतलब कई फंड हमारे लिए इमिटेरियल आज की तारीख में। हमारी आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसको किस तरह से उसको कार्यरूप में परिणित कर रहे हैं, वो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये दोषी वो है जिस चीज को कर नहीं पा रहे, वो भारत सरकार हो, स्टेट हो, कोई भी हो। हम हमारी जिम्मेदारी निभाएं, सोचे नहीं, उसकी कोई बात नहीं। हमें इमीडिएट जिम्मेदारी निभा करके एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, उनके इशारे पर काम करना पड़ेगा। कोई भी ना नहीं करेगा, कोई फंड्स की कमी नहीं है। मैं आपसे सही कहता हूँ। जब सारे लीडर्स कहते हैं फंड्स की कमी नहीं है, दिल्ली भी कहते, स्टेट भी कहते, फिर इसमें क्यों कर रहे हैं? भामाशाह की कहाँ जरूरत है? भामाशाह तो ऑटोमेटिक आएंगे, उसको कहने मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मानवीय दृष्टिकोण है। चलिए, एक चिंता का विषय हो रहा है, जिस बस के अंदर ये लोग सवार थे उसका ड्राइवर भी पॉजिटिव मिला है। मुझे लग रहा है कि बड़ी चिंता की बात है। ये टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए ये ड्राइवर हैं, कई जगह संपर्क में आए होंगे, उन्हीं को पता नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मुझे जहां तक लगता है, देखिए कोई भी मरीज भी नहीं चाहेगा कि मेरे हालात में अगर यह है, मैं इस वायरस से ग्रसित हो चुका हूं तो मुझे कहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहली चिंता उसको अपनी सेहत की होगी, खुद को भी होगी। ये बड़ी एक चिंता की बात होगी। जिन होटल्स में वो ठहरे थे उनकी स्क्रीनिंग कर ली गई है, अब उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। 28 दिन तक शायद डॉक्टर साहब उनको रखा जाएगा। और जिन होटल्स में वो ठहरे थे, तो मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है ये, और चिंता होनी चाहिए। सियासत से ज्यादा हम इस पर ध्यान दें कि हाँ, वास्तव में हमें बचाव कैसे कर सकते हैं, हम इससे बच कैसे सकते हैं, कहीं पे जा ना पाए हम। और ये बात ठीक है कि जैसे होली का त्योहार है, आएगा, निश्चित रूप से भीड़ होती है, उसमें विदेशी भी इसमें डूबने के लिए काफी सरोबार होते हैं, आते भी हैं। शायद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी कैंसिल कर दिया, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। कई ऐसी चीजें जो हैं वो भीड़ ताकि बच सके। हम एक मंदिर में भी जाकर के आए तो वहां जो पुजारी हैं सबने मास्क लगा रखे थे। पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, जिस तरह का वायरस है कोई पता नहीं है। होटल जयपुर के भी एक होटल में भी ठहरे हैं, वो यहाँ के मेन्यूमेंट्स पे भी गए होंगे, घूमने के लिए भी गए होंगे, कहीं पे कुछ खाया भी होगा, तो कहाँ के संपर्क में कौन आदमी। ये डॉक्टर साहब, इफेक्ट की अगर बात करें तो इम्यूनिटी की तो आपने जैसे बात की कि मैं अगर कहीं अच्छे से ठीक से हूं, दुरुस्त तंदुरुस्त हूं, तो लेट इफेक्ट हो सकता है और कहीं पर जल्दी आ सकता है। तो ये भी एक है कि वायरस आपकी बॉडी में तो चला गया, लेकिन उसका असर कब आ रहा है। तो कोई भी अगर इफेक्ट हम में से ही हो सकता है कि उसके कहीं पे उस एयर के संपर्क में आया हो, तो कुछ ऐसा भी है कि कुछ दिन बाद में उसका असर आ सकता है। इस वायरस के इफेक्ट में आते ही जैसे कि 4-5 घंटे के बाद में आपको जो इसके प्री सिम्टम्स होते हैं, जैसे गले में खराश होना, जुकाम जैसा महसूस होना, खांसी आना, तो ये प्री सिम्टम्स होते हैं। अगर कोई पर्सन कहीं जाके आता है और उसको इस तरह का अनुभव होता है तो उसे एक बार चिकित्सक के पास में जाके सलाह लेनी चाहिए। और जैसे सर ने कहा कि इसको सियासत से ना जोड़कर हमें एक्सपर्ट्स को सामने लाना चाहिए, क्योंकि अभी इसका बचाव ही उपचार है। क्योंकि अगर जितना हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां तक लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है, तो हमें सरकार को जगह जगह इसके पोस्टर्स लगवाने चाहिए, जगह जगह लोगों को जागरूक करे ताकि वो इस चीज से बच सके। जी, मुझे लगता है, देखिए योगेंद्र जी, ये इन्होंने रोड का यूज किया है और रोड के ऊपर चले हैं तो कहीं पर
टॉयलेट का उपयोग किया होगा उन्होंने, या हो सकता है कि बस के द्वारा हवा को, तो मंत्री के बयान में सारी चीज आगे मुझे लगता है सरकार को कुछ न कुछ विज्ञापन इस प्रकार के जारी करें कि उस रूट से ये गए हैं, उस रूट के ऊपर लोग उनके संपर्क में आए, जहां जिस मंदिर के अंदर ये लोग गए हैं या किसी पर्यटक स्थल के ऊपर गए हैं, तो उन कम से कम वो सारे के सारे, हो सकता है कि उन्होंने तो वो तो बढ़ा दी उनके संपर्क में आए, जहां पर वो घूम रहे हैं वहीं पे मैं घूमने के लिए गया हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं अगर वहां गया और मुझे पता है कि 3 तारीख को मैं भी वहीं था, तो कम से कम वो भी सेफ्टी के लिए जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन कराए। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जैसा कि हवा के संपर्क में वायरस आने से ज्यादा ये फैल रहा है। चाइना में भी जो हुआ वो यही हुआ कि कहीं से वो निकला, किसी के संपर्क में आए, किसी धीरे धीरे बीमार हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। वो जब मार्केट में भी गए होंगे, पढ़ने के लिए भी गए होंगे, क्लासरूम में भी बैठे होंगे, बस वहीं से वो विकराल रूप धारण करने लगा। क्योंकि जब पहले स्थितियां बनी थी कोई भी नहीं है, धीरे धीरे ये संख्या में रोज जब भारत में भी इसका इजाफा हो रहा है तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा, मैं मीना साहब, जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो पार्लियामेंट की कमेटी भी होती है बाकायदा मेडिकल एंड हेल्थ की, उस पोजीशन में क्या होता है? इसमें कमेटी का प्रश्न नहीं, हर आम आदमी को ये सोचना पड़ेगा। आज ठीक है हमारे पास मेडिसिन के कुछ, आज हमारे पास आयुर्वेद है, आयुर्वेद में दूसरे देशों से एडवांस है, हमें सब तरह के संसाधन जुटाने पड़ेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मंत्री जी ने स्टेटमेंट हाउस में देने के पहले क्या क्या किया, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी, हम क्या कर रहे हैं। इसमें सबको मिलकर के, आम आदमी को, सरकार को मिलकर साथ चल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर कंट्रोल हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं। हमारी तो मान्यता है रामनारायण जी की हमारी रसोई आयुर्वेद का घर है, हमारी रसोई के अंदर वो सारे संसाधन। चलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा रामलाल जी यहाँ पे आपसे, गवर्नमेंट आपकी, एक बात तो खैर आपने पहले ही कही कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, गवर्नमेंट आपकी भी रही है, राजस्थान कांग्रेस की सरकार हो, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आज भी हम केवल और केवल एलोपैथी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हमारी परंपरागत जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो केवल हाउस में चर्चा होती हैं तो हम ध्यान रखते हैं, या कभी कुछ आज जैसी स्थितियां बनी हुई हैं तो हम आयुर्वेद को भी याद कर रहे हैं, होम्योपैथी को भी याद कर रहे हैं, नेचुरलपैथी को भी याद कर रहे हैं, हमारे योगा और इन सबको भी याद कर रहे हैं। वैसे ध्यान नहीं दिया जाता है। चलिए योगा का तो एक बना कि मोदी साहब ने एक योगा को लेकर के पूरे वो रहा कि साहब चलिए हिंदुस्तान से योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे उसको डिक्लेयर कराने में कामयाब रहे। लेकिन हम जिन चिकित्सा पद्धतियों की बात कर रहे हैं केवल उसी वक्त हम याद करते हैं जब कोई विकराल रूप धारण कर लेती कोई बीमारी और कहते हैं कि साहब ये तो हमारी नेचुरल चीजें, इनको तो जरूर प्रयोग करना चाहिए। कितनी बार हम कहते सुनते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये फालतू की चीजें हैं। तो देखिए योगेंद्र जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं कम समय के अंदर और तत्काल मुझे जो शरीर के अंदर व्याधि आई है, बीमारी है, उसका निदान हो जाए। और आज हो ये रहा है कि आप आयुर्वेद की तरफ जाओगे, आयुर्वेद का लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, लंबे ट्रीटमेंट के साथ साथ महंगा ट्रीटमेंट भी होगा। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे शरीर में दर्द है, तुरंत एक टेबलेट ली, एक टेबलेट देते ही मुझे रिलैक्स आ गया, मुझे ये मेरी समझ से बाहर है कि वो टेबलेट जो मैंने ली है वो मेरे साइड इफेक्ट कितने निकाल रही है, वो दूर की बात है, वो उस चीज की परवाह नहीं करा, चिंता नहीं करा, लेकिन वो चाहता है कि तत्काल मुझे रिलीफ मिले। और आज उसी की ट्रैक के ऊपर चलने का काम हो रहा है। मैं चाहूंगा सरकार को भी इसके लिए अब आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग मान चुके कि भारत का योग, भारत की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, ये सब कुछ है जो सब चीजों का निदान है। ये बीमारियों को प्रवेश करने से पहले ही रोकने का काम करती है, प्रवेश करने नहीं देती है आपके शरीर के अंदर। और आप इलाज जो एलोपैथिक से होता है वो शरीर में प्रवेश करने के बाद का इलाज है, वो पहले का इलाज नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज जब पूरा विश्व इस बात के लिए चिंतित है और उन्हें आज उनकी मेडिसिन कोई असर नहीं कर रही, उन्होंने चाहे कितनी प्रगति की हो, आज उनकी चाइना की हो या अन्य देशों की हो, उनकी मेडिसिन उनके ऊपर असर ही नहीं कर रही। मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर भी हमें को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए स्वाइन फ्लू के टाइम भी आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का हमारा बहुत अच्छा योगदान रहा है उसको खत्म करने में, यहाँ तक कि होम्योपैथी का भी। ये सब संसाधन अपनाने चाहिए, ये क्यों नहीं अपना? आज भी पता है आयुर्वेद हमने जगह जगह काढ़ा पिलाने का काम किया था, बहुत किया था उस समय, बहुत ज्यादा आंकड़े भी जारी हो रहे थे, गवर्नमेंट आप ही की थी उस वक्त, आए दिन आंकड़े सुनते थे हम कि इतने लोगों को हमने काढ़ा पिला दिया, इतने लोगों को हमने टेलीफ्लू दी है, टेमीफ्लू माफ करिएगा, टेमीफ्लू दी है। श्याम जी समय कम है, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। अब जो सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, क्या माना जाए इसे कि अपनी चूक को दबाने के लिए, या चलिए देर से ही सही अब ध्यान रखने की आवश्यकता है? क्योंकि ये बात तो सही है कि धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और राजस्थान में
ये वायरस दस्तक दे चुका है, इसकी आहट साफ दिखाई दे रही है, ये प्रवेश कर चुका है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, इससे पहले हम चीन से लोगों को लाए थे और आज भी हमारे अलवर में उसको प्रिकॉशन में अभी रखा हुआ है, आज जो कि मंत्री जी बताए। लेकिन चिंता का विषय है कि जब आपको पता था कि चीन में इतने दिन पहले हो गया था, हम क्यों नहीं तैयार हो पाए? हमारे यहाँ लैब का आप कह रहे हैं कि हम टेस्ट करने की स्थिति में आप आए, तो उससे पहले हम टेस्ट को कैसे कर सकते थे कि पुणे कर रहा है तो हम उसको कैसे यहाँ पर इजाद करके, हम चाहते तो पुणे की बजाय हम यहाँ करने की स्थिति में है। एम्स आपका है, एसएमएस बड़ा है, दो तो बड़े हैं ही ना आपके पास जहाँ पर। और एम्स का तो मतलब ये होना चाहिए कि सब आप सारी जांच, क्योंकि रेफरल वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है मेडिकल एंड हेल्थ का। आप कोशिश ये करें कि इस बीमारी को आगे नहीं बढ़े, ये वही प्रिकॉशन हो जाए, क्योंकि बाहर वाले को हम भेज नहीं पाएंगे, उसका इलाज किस प्रकार से हो जाए उसको भी हम स्वस्थ करके अगर भेज देंगे तो एक बहुत बड़ी राजस्थान की उपलब्धि होगी कि देखिएगा हमने उसको ऐसे नहीं भेजा, ठीक करके भेजा। चलिए, अच्छी बात है। और बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे कि सब स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं है कि जिसपे चीखना चिल्लाना हो, लेकिन एक अवेयरनेस के लिए आप सब लोगों ने हमें जो समय दिया कि हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंच सके। और निश्चित रूप से आप अगर सावधान रहेंगे तो इससे बचाव है, बचाव ही इसका सबसे बड़ा तरीका है कि आप इससे दूर रहें। अगर आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं, आप इसे हल्के में ना लें, निश्चित रूप से आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। अगर पड़ोस में भी कहीं कोई तरह की स्थिति से आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा भीड़ वाली जगह से बचने की कोशिश करिए। फॉरेनर टूरिस्ट अगर कहीं हैं, उनकी तबीयत अगर खराब है तो आप एक स्तर तक आप उसकी मदद जरूर करिए कि बिल्कुल आप उसे बताइए कि यहाँ पे चिकित्सक है, वहां जाकर के आप दिखा सकते हैं। लेकिन ये है जो इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो फिर कहूंगा कि इसमें सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। हमारे जो माननीय विधायक हैं, सदन छोड़ करके इनसे विशेष गुजारिश की गई कि मुद्दा ऐसा है कि जो समाज और सेवा से जुड़ा हुआ है, आप जरूर आए। इन्होंने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, श्याम जी ने विधानसभा की कार्रवाई से निकल करके आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।